हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो पार्ट वन सेल का जो टॉपिक कर रहे थे बिहार एग्जाम के लिए, उसका पार्ट टू आज मैं कराऊंगा। पार्ट टू मैंने अपलोड किया था, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से वो उसमें ऑडियो का मिसमैच हो गया। इस वजह से मैंने वो वीडियो हटा दिया। इस वजह से मैं दोबारा डाल रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में जो सेल का जो थ्योरी चल रही थी बायोलॉजी की, उसमें ये पार्ट टू है सेल का। और इसमें हम लोग जो सेल के ऑर्गन्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पार्ट वन में हम लोगों ने सेल का बेसिक स्टडी, जो बेसिक नॉलेज था सेल की खोज और ये कुछ वो सारा कुछ हम लोगों ने कर लिया था। अब रह गया था क्या, जो सेल की जो भी ऑर्गेनली हैं, जैसे वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, लाइसोसोम, ये इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। ठीक है। तो शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू देख लेते हैं इसका, जो हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में किया था। तो ये जो है, जो रेक्टेंगल शेप में है, ये क्या है, प्लांट सेल है। और जो थोड़े से राउंड शेप में है वो क्या है हमारा, वो है एनिमल सेल। ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो इसमें अंतर एक्चुअली में यही रहता है बेसिकली। जैसे कि प्लांट सेल जो चौकोर टाइप होता है, और इसमें जो है वैक्यूल जो है वो बहुत बड़ा होता है। ये जो है, जो सेल ऑर्गेनली के बारे में हम लोग देखा था, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, गोल्जी एपरेटस है, क्लोरोप्लास्ट है, ये केवल किसमें, प्लांट सेल में। ये हम लोग अंतर देख चुके थे। और वैक्यूल है, तो वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में बड़ा होता है, और इसका जो न्यूक्लियस है, जो इस प्लांट सेल का न्यूक्लियस है, वो किनारे के पास में होता है। जैसे कि ये जो है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। और एनिमल सेल में ये सेंटर में होता है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल में नहीं होता है। ऐसे ही जो है सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में होती है, और इसमें सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है। तो ये बेसिक सा ये है। तो जो ये जो ऑर्गेनली हैं, इनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग देख चुके थे। सेल वॉल पहला क्या है सेल ऑर्गन में। सेल ऑर्गन क्या, सेल जो है, जैसे कि सेल होती है, मान लो ये कोई सेल है। सेल जो है वो अ, जैसे कि प्लांट सेल या एनिमल सेल, दोनों में सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में ही होगी। ठीक है। तो एक सेकंड रुकना। हाँ। तो सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में ही होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो अगर एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में ये जो आउटर लेयर है ये क्या होगी, जैसे कि मैं दूसरा कलर अगर लेता हूँ इसमें, तो ये जो है ना, ये जो है, ये क्या होगी, ये जो पिंक कलर का, ग्रीन कलर, हम्म, ये जो ग्रीन वाली मैंने बनाई, तो ये क्या होगी इसमें, ये सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। और अगर प्लांट में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो एक और लेयर होती है, जिसे क्या कहते हैं, सेल वॉल। सोल सेल वॉल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये एक इम्पोर्टेंट अंतर है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल में जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। और इसमें सेल वेल और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन दोनों होती हैं, प्लांट सेल की बात करें। और सेल वॉल का काम क्या है, सेल वॉल का काम है रिजिडिटी, रिजिडिटी, रिजिडिटी प्रोवाइड करना, मतलब कि कठोरता, जिससे कि जो ट्रंक है वो मजबूत रहे, हेलेडो लेना। और जो सेल वॉल है प्लांट सेल में, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। और हम लोग सेलुलोज को नहीं पचा पाते, क्योंकि हमारे पास सेलुलेज एंजाइम नहीं है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने ये सेल वॉल के बारे में। अब जो है सेल वॉल जो है, सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल के जो अंदर है, एक लिक्विड भरा रहता है, जिसमें कि क्या होते हैं, जिसमें जैसे कि दूसरा कलर देखता हूँ। हाँ। अब जैसे कि सेल वॉल के अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड भरा भरा होगा, जैसे कि क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। लिक्विड जो होता है उसे प्रोटोप्लाज्म के
प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और इसी के अंदर क्या है, सारे जो ऑर्गेनेली हैं, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे क्या है, सारे ऑर्गन जो है, ऑर्गेनेली जो है वो डले रहते हैं इसी लिक्विड में। तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है, लिक्विड वाला पार्ट, लिक्विड वाला पार्ट जो है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और जो प्रोटोप्लाज्म है, इसकी खोज की अगर बात की जाए तो इसकी खोज जो है वो परकिंजे ने की थी। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, खोज जो है परकिंजे ने की थी। प्रोटोप्लाज्म को बेसिस ऑफ लाइफ, कि ये क्या है, बेसिस है किसका, लाइफ का, बेसिस ऑफ लाइफ, ये किसने बताया था, ये बताया था हक्सले ने। हक्सले ने जो है ये बताया था कि प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिक ऑफ लाइफ, और परकिंजे ने इसकी खोज की थी। अब प्रोटोप्लाज्म जो है वो दो प्रकार का है, क्यों, क्योंकि जो अगर बात करें हम लोग, जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड वाला पार्ट रहता है, ठीक है। तो इसको प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर किया जाता है। एक जो सेल में, पूरे सेल में ये है ना, पूरे सेल में, तो इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, साइटो मतलब सेल, साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे न्यूक्लियो प्लाज्म कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म को दो भाग में डिवाइड किया जाए, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सेल वॉल के बारे में हम लोगों ने देख लिया, और सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, मतलब कि फॉस्फोरस और लिपिड की। और सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो कई कई जो स्पीसीज है उनमें अलग अलग है, वो हम लोग शायद वो हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। जैसे कि किसी की काइटिन की बनी है, ये सारा कुछ हमने, कैल्शियम और फास्फोरस की, जैसे हम लोगों की कैल्शियम और हम लोगों की फास्फोरस और कैल्शियम की बनी है, लिपिड और फास्फोरस की, क्योंकि हड्डियों में फास्फोरस होता है और लिपिड फैट तो होता ही है अपनी बॉडी में, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था फॉस्फोलिपिड की। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा जो सेल ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने से पहले ये देखते हैं, इसका जो फिगर दिया है इसके बारे में थोड़ा सा चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, एक डबल लेयर्ड है, डबल लेयर्ड क्या है, डबल लेयर्ड ऑर्गेनेली है, डबल लेयर्ड ऑर्गेनेली है। और जो इसमें एक ये इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब कि इनर मेम्ब्रेन ये दिख रहा है ना जो अंदर एस टाइप का, वो इनर मेम्ब्रेन है, और बाहर ये एक आउटर सेल में प्रेजेंट है जिसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो ये कर्व वाले पार्ट हैं क्रिस्टे, उन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टे। और इसमें जो लिक्विड जैसा दिख रहा है ब्लू कलर का, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो क्रिस्टे होते हैं यहीं पे क्या होता है, एटीपी का निर्माण, एटीपी का एटीपी का निर्माण होता है, मतलब कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और एटीपी के बारे में अगर हम लोग जाने तो एटीपी क्या है, एडिनोसिन 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 ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट से कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको कहते हैं। और एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसका फुल फॉर्म हो गया। और एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी, यानी कि क्या है, एटीपी जो है, एटीपी जितना खर्च होगा उतनी ही बॉडी को एनर्जी मिलेगी, यानी कि सेल को एनर्जी बनेगी। तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है ना ये सारा कुछ, तो माइटोकॉन्ड्रिया को तभी क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। तभी क्या कहते हैं इसे, पावर हाउस। क्योंकि पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी का जनरेशन हो रहा है, जो कि क्या, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पूरी सेल को जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, एटीपी से, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, किसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, ये भी कहते हैं इसे। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि एक सेल जो है, एक सेल
कहाँ से सांस लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक। तीसरी चीज जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? डीएनए पाया जाता है। मतलब कि जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए, वो कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में भी का मतलब क्या हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया में तो पाया जाता है, लेकिन सेल में और कौन कौन से पार्ट में पाया जाता है? एक तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है, वो प्लांट सेल का पार्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और दूसरी चीज क्या है? दूसरा कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में तो पाई जाएगा, न्यूक्लियस में तो पाई जाता है। तो मतलब कि एक सेल में 3 जगह पे वो पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, कि क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी खोज किसने की थी? डिस्कवर्ड बाई, ये डिस्कवर्ड किया था फ्लेमिंग ने। ठीक, फ्लेमिंग ने इसे डिस्कवर किया था। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का अगर नेम किसने, सबसे पहले नेम किसने दिया, या टर्म, जो नेम या टर्म किसने यूज किया? माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये टर्म कह दें तो ये बेंडा एंड मीव्स, पेंडा एंड मीव्स ने क्या सबसे पहले टर्मिनोलॉजी या नेम दिया, और जो फ्लेमिंग है उन्होंने इसे खोज की। उसकी खोज किसने की? इसकी। और एटीपी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। जो एटीपी क्या है? एटीपी जनरेट होता है, वो उसे क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी के रूप में जानते हैं, और इसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस है सेल का, इसके बारे में हमने 2-3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पावर हाउस किसे कहते हैं, या ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और श्वसन श्वसन कहाँ से होता है एक सेल में? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, और इसमें डीएनए भी होता है। और ये डिस्कवरी फ्लेमिंग ने की थी, और बेंडा एंड मीव्स ने इसका नाम दिया था। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनली कौन सी है? प्लास्टिड। नेक्स्ट ऑर्गेनली है प्लास्टिड। ठीक है। तो प्लास्टिड के बारे में पढ़ते हैं। प्लास्टिड जो कि यहाँ पे क्या होता है? फोटो सिंथेसिस की क्रिया भी होती है प्लास्टिड के अंदर। प्लास्टिड में जहाँ पे क्या होता है? प्लास्टिड जो है यहाँ फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी होता है। ठीक है। अगर इसका फिगर में थोड़ा सा पहले, इससे पहले देखें कि ये भी, अरे ये भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन इसमें भी होती है। और इसमें जो स्टैक ये देख रहे हैं, इसे थाइलोकॉइड कहते हैं। ठीक है। स्टैक को कहते हैं, मतलब कि थाइलोकॉइड के जो स्टैक होते हैं उन्हें ग्रेनम कहते हैं। ठीक। और ये पूछा नहीं जाता है, चलो ये छोड़ो, क्योंकि इनके जो कनेक्शन जैसा ये दिख रहा है ना, इसे लेमिना कहते हैं। और थाइलोकॉइड के स्टैक को क्या कहते हैं? ये ग्रेनम कहते हैं। स्टैक ऑफ थाइलोकॉइड्स ये लिखा भी है। ये मतलब नहीं, प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड के बारे में जो क्वेश्चन पूछा था वो मैं बता रहा हूँ कि जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक ग्रीन, ठीक है, एक वाइट वाइट और एक कलरफुल। ठीक, जिनके नाम पूछे जाते हैं, जैसे ग्रीन जो होता है प्लास्टिड, उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और जो व्हाइट होता है उसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। और जो कलरफुल होते हैं उन्हें क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। और प्लास्टिड, ये 3 प्रकार के, तो ये हो गए प्लास्टिड। और उसके बाद अगर और भी क्वेश्चन क्या रहते हैं, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट है, चलो इसके बारे में देखेंगे। जैसे कैंसर, वो क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं, क्योंकि इसमें वाइट ब्लड सेल्स जो है वो कम हो जाते हैं इस वजह से, मतलब वो इफेक्ट होते हैं इस वजह से। अब कुछ ये पूछे जाते हैं कि कौन सा होता है इसमें प्लास्टिड, या कलर रंजक कौन सा हो जाता है? कि टोमेटो का रेड कलर है जो, वो किसके कारण होता है? लाइकोपीन लाइकोपीन के कारण। ऐसे ही प्लास्टिड कैरोट में जो ऑरेंज कलर है वो किसके कारण होता है? रेड, वो बीटा कैरो
प्रोटीन के कारण। तो ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ये जरूरी आपको याद रखना है। ये इसका ये कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो प्लास्टिड के बारे में ये देख लिया हम लोगों ने। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेली कौन सी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। मतलब कि ये प्रोटीन का निर्माण भी करता है और ये फैट का निर्माण भी करता है। मतलब कि ये प्रोटीन भी है, और प्रोटीन फैक्ट्री केवल अगर पूछा जाए तो वो राइबोसोम है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, एक तो ट्रांसपोर्ट करना, कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन। और सेकंड वर्क क्या होता है इसका, डिटॉक्सिफाइंग, डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह ये कार्य करता है, एजेंट की तरह भी ये कार्य करता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक रफ होते हैं, मतलब कि ये जो देख रहे हो ना, ये क्या है, रफ है, और एक है स्मूथ है। रफ है और स्मूथ है। तो रफ वाले जो हैं वो क्या, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। और स्मूथ वाले जो हैं वो किसका निर्माण करते हैं, फैट्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट फॉर द सेल इन्हें भी कहते हैं, क्योंकि ये कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये जो ये क्या है, ये न्यूक्लियस के पास में है, वो कौन से है, रफ वाले उसके पास, उसके बाद स्मूथ वाले इससे दूर में, और उसके ये गोल्जी अपरेटस है, ये हम लोग आगे देखते हैं। जो गोल्जी अपरेटस है, फिर दूसरी ऑर्गेनेली कौन सी है, गोल्जी अपरेटस, जिसका कार्य क्या है, स्टोरेज, सेल में स्टोरेज एंड पैकिंग। पैकिंग एंड स्टोरेज का कार्य किसका है, ये गोल्जी अपरेटस का कार्य है, ठीक है। और जो ये कर्व होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, सिस्टर्न कहते हैं, सिस्टर्न कहते हैं इन्हें। तो गोल्जी अपरेटस का कार्य क्या है, स्टोरेज एंड पैकिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जिन्हें कि क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, इनको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ये याद रखना है, ठीक है। अब ये राइबोसोम है जो न्यूक्लियस के अंदर ये क्रिया होता है, प्रोटीन का निर्माण जो करते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटीन का निर्माण होता है। वो कैसे होता है, जैसे कि जो डीएनए होता है, डीएनए जो है वो किसमें, आरएनए में कन्वर्ट होता है, और आरएनए जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये प्रोसेस चलती है कहाँ, न्यूक्लियस में। तो डीएनए से आरएनए के कन्वर्जन को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया कहते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आरएनए से प्रोटीन बन रही है, ठीक है, तो प्रोटीन फॉर्मेशन आरएनए से हो रहा है। तो राइबोसोम किसके बने होते हैं, आरएनए के, ठीक है। तभी इन्हें क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, प्रोटीन, ठीक है। और जो कि न्यूक्लियस के अंदर होती है ये क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल वेब ऑफ द सेल, सुसाइडल, सुसाइडल, सुसाइडल वेब ऑफ द सेल। मतलब कि सुसाइडल वेब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी इन्फेक्शन सेल के अंदर आती है तो ये अपना मतलब कि खुद को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब कि इंट्रा सेलुलर, मतलब कि अपने आप स्वतः ही डाइजेस्ट कर लेते हैं और ये खत्म हो जाते हैं, तभी इन्हें क्या कहते हैं, सुसाइडल वेव। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इस वजह से। और ये जो प्रोसेस है अपने आप को खत्म करने की, इसे क्या कहते हैं, ऑटोफेजी, ऑटोफेजी, ठीक है।
ऑटोफेजी, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑटोफेजी। तो लाइसोसोम जो है वो क्या है? सुसाइडल वेब ऑफ द सेल। ये अपने आप को खत्म कर लेते हैं कोई भी इन्फेक्शन खत्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस को कहते क्या है? न्यूक्लियस कहते हैं कंट्रोल रूम फॉर द सेल। कंट्रोल रूम फॉर द सेल। सबसे पहले तो जैसे कि अब ये कोई सेल है, कोई सेल है, सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है? ये पूरी सेल को कंट्रोल करना। जैसे कि एक मनुष्य में ब्रेन का काम क्या होता है? पूरे बॉडी को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। ऐसे ही पूरी सेल को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है? ये न्यूक्लियस वाला पार्ट। ठीक है, तो इसे कहते हैं कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। अब जो इसमें इसके पार्ट कौन कौन से हैं? एक जो सबसे ऊपर जो कवर होता है उसे क्या कहते हैं? एक सेकंड। हाँ, जो सबसे ऊपर जो एक कवर होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप का काम क्या होगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, और फिर उसके बाद जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या होगा? इनसे क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इसके अंदर ये जो ब्लू कलर का है ये क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम डले रहते हैं। ठीक है, और ये बीच वाला जो डार्क वाला पार्ट है इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है? जो ट्रांसपोर्ट करता है सेल में। ट्रांसपोर्टेशन का काम कहाँ से होता है? न्यूक्लियर पोर के तहत। और क्रोमेटिन मटेरियल है जिसमें कि दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो डीएनए होता है और दूसरी एल्बुमिन होती है। एल्बुमिन, एल्बुमिन होती हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या कन्वर्ट होके क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम बन जाते हैं। और और जो न्यूक्लियोलस है, और ये जो इकट्ठा मटेरियल हो जाता है ये न्यूक्लियोलस, और इसके ही अंदर क्या होती है? इसी के अंदर होता है वो आरएनए। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है? यहाँ, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम जो है वो क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक, इसके अंदर तो क्रोमेटिन मटेरियल जो कि क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल जिसमें कि क्या पाया जाता है? एक डीएनए और एल्बुमिन और क्रोमोसोम, ये अल्टीमेटली ये बन जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और जो क्रोमेटिन मटेरियल उसके अंदर आरएनए और डीएनए और एल्बुमिन पाई जाती है, और न्यूक्लियस में जो वो प्रोटीन क्रिएशन की क्रिया चलती है जो कि राइबोसोम द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियट्स। न्यूक्लियट्स जो हैं, न्यूक्लियट्स जो हैं वो क्या है? न्यूक्लियट्स जैसे कि जिस जौन से ऑर्गेनेली में जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है उसमें क्या पाया जाता है? ये न्यूक्लियोइड पाया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें होता क्या क्या है? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी के अंदर क्या ये राइबोसोम होते हैं जो कि प्रोटीन, और ये न्यूक्लियोइड रीजन जो कि छोटा वाला पार्ट, और ये फ्लैजिलेट होते हैं जिससे मूवमेंट होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलेट, और ये कैप्सूल है और ये पिल्स हैं। तो ये इसके पार्ट हैं, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस ये न्यूक्लियोइड जो है जिनमें कि जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, उनमें ये पाए जाते हैं, लाइक बैक्टीरिया में ये पाया जाता है। ठीक है, अब वैक्यूल का काम क्या है? नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल का काम है गैसियस एक्सचेंज का। गैसियस गैसियस एक्सचेंज का काम किससे होता है? एक सेल में वो वैक्यूल के थ्रू होता है। जैसे कि प्लांट सेल में तभी जो है वो वैक्यूल, प्लांट सेल में तभी क्या पाए जाते हैं? बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें प्लांट्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए, और एनिमल सेल में छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनली थे उनके बारे में डिस्कशन, और जो जो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते थे वो हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, बाकी हाँ एक चीज़ और मैंने बताई थी कि ये मैं जो है
वो बाद में करूँगा, जो कि थी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो है वो डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने कहा था, वो मैं बाद में डिस्कशन करूँगा। ठीक, तो उसके बारे में हम लोग कहीं पे भी, चलो यहीं पे देख लेते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और एक यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल्स। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब पहले, ऐसे याद रखें, प्रो मतलब पहले और यू मतलब ट्रू, और ट्रू का मतलब कि जो चीज सही हो। ठीक, पहले पहले मतलब क्या होगा? अब ऐसे अगर याद करने के लिए रखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होगा? वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। और इसमें वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। इन सेल्स में क्या होता है? यूकैरियोटिक्स जो सेल्स होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है वो होता है। ठीक है, और इनमें अब वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब कि न्यूक्लियस बाउंड नहीं है, तो खुला पड़ा है। इसका मतलब डीएनए जो है, डीएनए आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो क्या, नेकेड होंगे। नेकेड मतलब कि खुले हुए होंगे, नेकेड होंगे, और इसमें बाउंड होंगे क्योंकि ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, इस वजह से इसमें बाउंड होगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पाई जाती है और उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड भी पाया जाता है, जिसमें कि क्रोमोसोम और क्या, डीएनए आरएनए होते हैं, और क्रोमेटिन मटेरियल जिसके अंदर डीएनए एल्बुमिन होते हैं, और न्यूक्लियोलस वाले पार्ट में राइबोसोम जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है इनसे मिलके। डीएनए से आरएनए बनता है, जैसे कि यहाँ पे क्या पाया जाएगा, जो क्रोमेटिन मटेरियल में डीएनए पाया जाएगा, और डीएनए जो वो कन्वर्ट होगा आरएनए में, और आरएनए कन्वर्ट होगा प्रोटीन में अल्टीमेटली। ठीक है, और सेल डेवलप होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी है, कैसे बनी है, सेल से, और सेल डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, ये प्रोटीन, तो अल्टीमेटली यही बनता है। ठीक है, और तो डीएनए नेकेट होगा। उसके बाद ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल है, ये साइज में जो है वो स्मॉल यानी कि छोटे होते हैं, और ये जो है लार्ज होते हैं यानी कि बड़े साइज में होते हैं। और इनमें जो सेल डिवीजन है वो हैप्लॉइड होगा, केवल हैप्लॉइड, और इसमें इनमें डायप्लॉइड और या और भी ज़्यादा। और इनमें जो है 70S राइबोसोम पाए जाएंगे, राइबोसोम जो है इनमें पाया जाएगा वो 70S, और इनमें 80S के राइबोसोम जो है पाए जाएंगे। तो यही मेन अंतर है कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, सबसे पहला ये जरूर आपको याद रखना है। और इनमें डीएनए, जब न्यूक्लियस नहीं है सही से तो डीएनए भी नहीं नेकेड होगा, ये साइज में छोटे होंगे क्योंकि ये पुराने या पहले हैं, ऐसे याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। हैप्लॉइड होते हैं और 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सेल का पार्ट 2। धन्यवाद। ऐसे ही मैं और भी टॉपिक लाऊंगा, और भी कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।